वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज की वीडियो का टाइटल है 10 अक्टूबर 2025। इस वीडियो में जो न्यूज़ कवर किया गया है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पोस्ट डे। जैसे 9 को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे, तो फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पोस्ट डे। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो 2025 को मनाएगा एज द ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अप्रूव किया है, मेंस्ट्रुएशनल लीव पॉलिसी। कर्नाटका उन गिने चुने स्टेटों में शामिल हो गया है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। और हंगरी के जो ऑथर हैं लास्लो क्रास्नोहोकोई, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है 2025 का। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी, उन्होंने इनाग्रेट किया है 23rd एडिशन ऑफ द भारत टेलीकॉम 2025। फिर IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में हुआ, जहां पे इंडिया ने अपना नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 25 to 30 लॉन्च किया। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टारमर इंडिया आए हुए थे, थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। और फिर वीडियो के अंत में कुछ प्रैक्टिस MCQ हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह डे के बारे में कर लेते हैं। आज नेशनल पोस्ट डे है। ये कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, ठीक है। पोस्ट डाकघर भी कहते हैं ना हिंदी में इसको, ठीक है। उसका नाम है नेशनल पोस्ट डे, ऐसे याद रखना। हर साल 10 अक्टूबर को इंडिया पोस्ट डे मनाया जाता है। ये बेसिकली एक्सटेंशन है वर्ल्ड पोस्ट डे का, जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, कल के वीडियो में वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर को 1874 में बर्न, स्विट्जरलैंड। बर्न आप जानते हो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बहुत लोग समझते हैं कि जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, नहीं, स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है, ठीक है। तो 1874 में 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी, इसीलिए पूरे विश्व में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बेसिकली एक एसोसिएशन है हर कंट्री के पोस्ट ऑफिस का। भारत भी उसका मेंबर है। तो इंडिया पोस्ट ने डिसाइड क्या किया, 9 तारीख को मनाएंगे वर्ल्ड पोस्ट डे और 10 तारीख को मनाएंगे इंडिया पोस्ट डे। आप जानते हो इंडिया पोस्ट जो है वो आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। फिर इंडिया पोस्ट जो है ना, इसके साथ साथ मनाता है पोस्टल वीक। इस बार जो पोस्टल वीक मनाया गया था 6 से 10 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया था। और इंडिया पोस्ट ने कहा कि हर दिन हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे। 6 अक्टूबर को उन्होंने फोकस किया टेक्नोलॉजी डे पर, 7 अक्टूबर को किया फाइनेंशियल इंक्लूजन डे पर, 8 को था फिलाटेली एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डे। फिलाटेली का मतलब होता है, बहुत लोगों को आप देखते होंगे उनको स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, ठीक है, पुराने स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं। ये जो पुराने स्टैम्प्स इकट्ठा करने का जो शौक है, हॉबी है, उसको फिलाटेली बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिलाटेली। फिर 9 तारीख को तो फिर वर्ल्ड पोस्ट डे था ही था, और 10 तारीख को वो कह रहे हैं कि हम कस्टमर डे के रूप में इसको मनाएंगे, ठीक है। देखो इसमें कोई थीम नहीं होता। थोड़ा सा इंडिया पोस्ट के बारे में जान लो। देखो मिडिएवल टाइम में भी, शेरशाह के समय पे भी आपका डाक सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की बात करते हैं, इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने। और आप जानते हो सबसे पहले अंग्रेज जो आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था जिसने भारत पे कब्जा कर लिया। और 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बादशाहत भारत में ख़त्म हो गई और इंडिया का रूल डायरेक्टली ब्रिटेन की महारानी ने संभाल लिया था। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, गवर्नर जनरल थे।
1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने पोस्टल सिस्टम की आधारशिला रखी भारत में, जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है, ठीक है, उसको इंस्टीट्यूट किया। तो भारत में पोस्टल सिस्टम का क्रेडिट जो है ना रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऑर्गेनाइज कर दिया पोस्ट ऑफिस सिस्टम, यानी कि इसको सिस्टमैटिक रूप से ऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। भारत में पहला जो जीपीओ है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, वो खुला था आपका कैलकाटा में 31 मार्च 1774 को। फिर उसके बाद खुला आपका मुंबई में, फिर मद्रास में, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट्स वो आपके रेजिडेंसी हुआ करते थे, ठीक है। फिर इंडिया, उसने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को ज्वाइन किया 1876 में, ठीक है। पोस्ट कार्ड, रेलवे मेल सर्विस और मनी ऑर्डर भारत में लॉन्च किया गया 1880 में। 1886 में इंडिया पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया आपका स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट का मतलब जल्दी से आपका ये सामान पहुंच जाएगा। 86 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ स्पीड पोस्ट। फिर इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट एरो, ठीक है। और प्रोजेक्ट एरो का ये मकसद था कि जितने सारे भारत में पोस्ट ऑफिस हैं इसको मॉडर्नाइज किया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए, ठीक है। फिर 1 सितंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू दिल्ली में विधिवत तरीके से इनॉग्रेट किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये पेमेंट बैंक है जिसका मालिक कौन है? इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट को न्यू बिजनेस चाहिए, इसलिए इंडिया पोस्ट को कन्वर्ट के एक ब्रांच खोला गया है जिसको कहा जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत में है ये। भारत में जो पूरा इंडिया है उसको 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है और इसके 9 पोस्टल जोन हैं। 9 में से एक जोन जो है ना वो आर्मी पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। 8 हो गए पूरे हिंदुस्तान के लिए और एक अकेला होता है आर्मी पोस्ट के लिए। फिर 15 अगस्त 1972 को इंडिया पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया पिन कोड। पिन कोड जानते हो? पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। इससे क्या होता है? सॉर्टिंग करने में इंडिया पोस्ट को आसानी होती है, ठीक है। अब देखो, ये 6 डिजिट का होता है इंडिया पिन कोड। कितना होता है? 6 डिजिट का होता है। इसमें जो पहला डिजिट होता है ना वो आपका इंडिकेट करता है जो पोस्टल जोन है वो कौन सा है। तो एक पोस्टल जोन हो गया किसका? पूरे हिंदुस्तान के लिए 8, और एक अलग से है आर्मी वालों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे देश में पोस्टल जोन? 9। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पिन से। और टोटल पिन में कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट के होते हैं। इंडिया पोस्ट जो है उसका मोटो क्या है? हरनिशम सेवाम्य। ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है इन सर्विस डे एंड नाइट। तो इंडिया पोस्ट का मोटो है हरनिशम सेवामय। सेवामय ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है इन सर्विस डे एंड नाइट। ये याद रखना आप इंडिया पोस्ट के अंदर। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 2025 को सेलिब्रेट करेगा एज अ अर्बन डेवलपमेंट ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। देखो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने 2025 को डिसाइड किया है इसको हम मनाएंगे ईयर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के रूप में। ऐसा क्यों है? 2005 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम सीएम थे गुजरात के, ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था वेल प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। 2005 में इसको लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के सीएम थे। इसका मेन मकसद था जो गुजरात में है उसको एक अर्बन स्टेट बनाना है, उसको एक डेवलप करना है, लेकिन ये एक सस्टेनेबल अर्बन स्टेट होगा। सस्टेनेबल का मतलब ये होगा कि इसका मतलब वहाँ पे जो लिविंग क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा, साफ़ सुथरा शहर होगा, उसको सस्टेनेबल बोलते हैं ना आपका। तो इन्वायरमेंट में फ्रेंडली होगा गुजरात के शहर। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2005 में
वेल प्लान सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब नरेंद्र मोदी सीएम थे। 20 साल उसके पूरे हो गए। उसी के उपलक्ष्य में गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये गुजरात 2025 को मनाएगा एज अ ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसमें गांधीनगर में आपका एक समारोह हुआ था और वहाँ पे जो गुजरात के जो सबसे स्वच्छ क्लीन सिटी थे उनको अवार्ड दिया गया। तो जो पहला निर्मल अवार्ड है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, निर्मल मतलब स्वच्छ जो है अवार्ड है वो सूरत शहर को दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात गवर्नमेंट का पहला फर्स्ट निर्मल अवार्ड जो किसी सिटी को दिया गया है वो आपका सूरत है। अब देखो ईयर की बात आ गई, तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को कौन सा ईयर घोषित कर रखा है? इसने 3-4 कर रखे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और 2025 को मनाया जाएगा एज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। फिर 2025 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, और फिर इसको मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन ने 4 घोषित कर रखे हैं 2025 के थीम: इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, और फिर इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार ने इसको घोषित कर रखा है एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैटिक वाला है, इसको भी थोड़ा सा याद करना होगा। फिर स्टेट में ही रहते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया। इन्होंने कल कर्नाटका गवर्नमेंट के कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उन्होंने अप्रूव कर दिया था मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होगा, कर्नाटका में जो भी विमेन एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करे, प्राइवेट सेक्टर में काम करे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम करे, जितने भी आपके कंपनी हैं वहाँ पे सबको महीने के 1 दिन छुट्टी के रूप में देना पड़ेगा विमेन एम्प्लॉइज़ को। इसका मतलब साल में इनको टोटल लीव कितने मिल गए? 12। ठीक है, इनको 12 मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगा ताकि जब इनको ये पीरियड होता है उस समय ये छुट्टी ले सकें। ठीक है, अब देखो भारत सरकार ने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाया, लेकिन भारत में डिमांड हो रहा है कि इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ स्टेट हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट कौन है? बिहार। बिहार ने 1992 में अपना मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, छुट्टी पॉलिसी लाया था। इसमें हर महीने विमेन एम्प्लॉइज़ को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसका मतलब साल में कितने हो गए? 24 छुट्टी हो गई। केरला ने इंट्रोड्यूस किया था 2023 में, जिसमें ये कहा गया था जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, ठीक है, राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें जितने भी फीमेल स्टूडेंट हैं उनको मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाएगा। उड़ीसा 2024 में उसने इंट्रोड्यूस किया कि हर महीने 1 दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगा वुमेन्स को। ठीक है, इसका मतलब छुट्टी लेंगे लेकिन फिर भी उनको इसके बदले जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं उनको वो पेमेंट मिलेगा। तो बिहार, केरला, उड़ीसा और चौथा स्टेट कौन हो गया? कर्नाटका, जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी भारत में लाया है। नोबेल प्राइज़ का सीज़न है। अक्टूबर के मंथ में नोबेल कमेटी अनाउंस करता है नोबेल प्राइज़। आप जानते हो नोबेल प्राइज़ किसमें दिया जाता है? मेडिसिन अनाउंस हो गया, फिर दिया जाता है फिजिक्स अनाउंस हो गया, फिर हो गया केमिस्ट्री, वो भी अनाउंस हो गया। कल अनाउंस हुआ लिटरेचर का, आज आपका अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अब अनाउंसमेंट होगा पीस का और इकनॉमिक्स का। 2 बचे हुए हैं। हर वीडियो में एक दिन के वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर किया है। लिटरेचर का जो प्राइज़ है वो एक हंगेरियन ऑथर हैं लाज़लो ट्रजनोवस्की, इनको दिया गया है। शायद प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गड़बड़ हो, तो ये हैं हंगेरियन लाज़लो, उनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2025। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी। ठीक है, मेडिसिन का प्राइज़ कैरोलिना इंस्टीट्यूट देता है, स्वीडन का, स्टॉकहोम का।
ठीक है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का देता है। इसी तरह स्वीडिश एकेडमी जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है, आप लिटरेचर का जो प्राइज़ होगा ना उसको सेलेक्ट करोगे और उसको अनाउंस करोगे। ठीक है। इस बार स्वीडिश एकेडमी ने नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए चुना है हंगेरियन लास्लो राज़नाहोरकाई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक ना हो। इनको कितना प्राइस मिलेगा? इनको मिलेगा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। फिर रिपीट करते हैं, क्रोना। क्रोना जो है ना, ये करेंसी है 3 देश का, स्वीडन का, आइसलैंड का और नॉर्वे का। तो फिर पहचान कैसे करते हैं? अगर स्वीडन का है तो उसके आगे लिखेगा स्वीडिश क्रोना, नॉर्वे का होगा तो नॉर्वेजियन क्रोना, आइसलैंड का होगा तो आइसलैंडिक क्रोना। 3 देशों की करेंसी है क्रोना। क्रोना का जो प्लूरल है वो क्रोनर है, क्योंकि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इनको प्राइज मनी के रूप में दिया जा रहा है, इसीलिए क्रोना ना लिख के क्रोनर लिखा गया है। ये तो आप जानते हो। स्वीडन के ही एक इन्वेंटर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, बहुत पैसे कमाए। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई। उन्होंने कहा कि मेरा जितना संपत्ति है मैं इसको दान करता हूँ, एक ट्रस्ट बनाओ और ये प्राइज़ उनको दो जो विश्व में शांति वगैरह के लिए काम करते हैं। तब से ये प्राइज़ आपका दिया जाने लगा है। प्राइज़ अनाउंस होगा अक्टूबर के मंथ में, लेकिन सभी लोगों को प्राइज़ दिया जाता है 10 दिसंबर को उस साल। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का डेथ जो हुआ था ना 10 दिसंबर को हुआ था। हमेशा याद रखना, पीस का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो कैपिटल है नॉर्वे का। ठीक है। तो जो पीस का जो प्राइज़ विनर होंगे वो 10 दिसंबर 2025 को ओस्लो जाएंगे, नॉर्वे, प्राइज़ लेने के लिए। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, इनका प्राइज़ इनको स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाएगा। ठीक है। फिर 2024 का जो प्राइज़ है ये हांगकांग, ये साउथ कोरिया की एक लेडी है, उनको दिया गया है। ये पहली एशियन वुमेन है जिनको ये नोबेल का लिटरेचर का प्राइज़ मिला है। ठीक है। थोड़ा सा नोबेल के लिटरेचर प्राइज़ के बारे में जान लें। हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स को छोड़कर जितने भी नोबेल प्राइज़ थे इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1900 में। ठीक है। और पहला प्राइज़ दिया गया था 1901 में। इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है उसको 1967 में इंस्टीट्यूट किया गया था, स्थापित किया गया था 67 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। और पहला प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स का था वो 1969 में दिया गया था। तो इसका मतलब अगर इकोनॉमिक्स को छोड़ दें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन का 1901 ऑनवर्ड दिया जाने लगा। ठीक है। तो पहली पर्सन जिसको ये प्राइज़ मिला वो थी सुली प्रोडहोम। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की। 1901 में मिला था। अभी तक 18 वुमेन को ये प्राइज़ दिया जा चुका है। ठीक है। और पहली वुमेन जिसको ये प्राइज़ दिया गया था वो थी सल्मा लेगरलॉफ, जो स्वीडन की थी। ठीक है। तो 18 वुमेन को अभी तक ये प्राइज़ दिया जा चुका है। और पहली जो महिला थी जिनको ये प्राइज़ दिया गया वो स्वीडन की थी, सल्मा लेगरलॉफ। ठीक है। सबसे ज़्यादा लिटरेचर का प्राइज़ विनर जो है ना वो फ्रांस से हैं। फ्रांस के 16 लेखकों को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिल चुका है। अभी तक एक ही इंडियन है जिसको ये प्राइज़ मिला है, वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इनको ये प्राइज़ मिला था 1913 में। ये पहले एशियन थे और पहले इंडियन हैं। अभी तक एक ही इंडियन को मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है। फिर डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 23rd एडिशन ऑफ द भारत टेलीकॉम 2025। ठीक है भाई। तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी
जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है, उन्होंने इनॉग्रेट किया 23rd एडिशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025। ठीक है, जो भी इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है, समिट होता है, तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, कहाँ पे हुआ और किसने इनॉग्रेट किया। तो ये हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसने किया, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है। इसमें देखो ऐसे याद रखना, 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो हर साल होता है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, उसका 9th एडिशन न्यू दिल्ली में हो रहा है। आज की बात करें तो हो ही रहा है। ये 8 से 11 अक्टूबर तक होगा। 8 अक्टूबर को 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस को इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और फिर इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो थीम है वो है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये 8 तारीख के वीडियो में भी आप देख सकते हो, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। फिर अगले दिन 10 तारीख को है ना, सॉरी 9 तारीख को आपका समिट, सैटकॉम समिट आयोजित किया गया था। वो इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ साथ ही किया गया था। सैटकॉम समिट का फोकस किस पे था, ये जो सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, उस पर फोकस किया गया था। उसको इनॉग्रेट किया था मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं कम्युनिकेशन के, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैटकॉम समिट का इनॉग्रेशन किया था। और फिर कल, ठीक है, कल ही ऑर्गेनाइज किया गया था भारत टेलीकॉम 2025 इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ साथ। उसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। इसका मतलब पूछेगा 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया, तो पीएम मोदी। सैटकॉम समिट का इनॉग्रेशन किसने किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अगर पूछेगा 23rd भारत टेलीकॉम 2025 का इनॉग्रेशन किसने किया, तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। तीनों अलग अलग हैं लेकिन सब इंडियन मोबाइल कांग्रेस के पार्ट हैं। तो फिर ये जो भारत टेलीकॉम 2025 है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इसका मेन मकसद होता है भारत से टेलीकॉम इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जैसे नाम से ही लगता है। देखो ये 23rd है ना, इसका मतलब ये मोबाइल कांग्रेस से पहले से ही आयोजित किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अब क्या किया, इसको इंडियन मोबाइल कांग्रेस का पार्ट बना दिया। भारत टेलीकॉम समिट का मेन मकसद ये होता है टेलीकॉम का, कि भारत के जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, बाहर वाले आएंगे, ठीक है, और अगर उनको इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो फिर वो इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, और फिर इससे भारत से टेलीकॉम एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। मेन मकसद देखो इसका यही है। ठीक है, ये चीज़ इसमें याद रखना है। समिट या कांग्रेस पे ही रहते हैं। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025-30 को रिलीज़ किया। दो चीज़ हो गया, एक तो कंजर्वेशन कांग्रेस हो गया और नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप हो गया। ये देखो है क्या, पहले IUCN, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये वर्ल्ड में एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी संस्था है। तो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। अबू धाबी कैपिटल है किसका, यूनाइटेड अरब अमीरात का, संयुक्त अरब अमीरात का। हमेशा ध्यान रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल दुबई नहीं है, ये अबू धाबी है। ये 9 से 15 अक्टूबर तक चल रहा है अबू धाबी में। ठीक है, तो उसका मतलब अभी तक चल ही रहा है, लेकिन हमारे काम का क्या है, पहला IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है, इसमें IUCN के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं और जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, ये यूनिक है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इसका मेंबर नहीं होता, इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके मेंबर होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। तो फिर
वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो होता है, इसमें जो भी मेंबर हैं IUCN के वो इकट्ठे होते हैं और फिर इसमें डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, फिर ऑफिस बियरर कौन होंगे, प्रेसिडेंट कौन होगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है ये हमेशा 4 साल के बाद होता है। इसका मतलब 2021 में इसको मार्से फ्रांस में आयोजित किया गया था। 21 में फ्रांस में हुआ था मार्से में, 25 में अबू धाबी में। इसका मतलब अगला कब होगा, वो 2029 में होगा। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये याद रखना, ये कितने सालों पे आयोजित होता है, 4 ईयर्स। ये बहुत पेट क्वेश्चन होता है, कितने सालों पे होता है ये, 4 ईयर्स पे। तो फिर इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन यहाँ पे किस हैसियत से गए थे, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहीं पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिस्ट रिलीज किया। क्या नाम है उसका, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 25-2030। अभी आते हैं रेड लिस्ट होता क्या है। ये जो है ना, रेड नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 25-2030, इसको प्रिपेयर किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल हो गया जीव विज्ञान, बॉटनिकल हो गया प्लांट्स के बारे में। किसके कोलैबोरेशन से, IUCN इंडिया एंड सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। तो नेशनल रोड लिस्ट मैप एंड विजन 25-2030 से लेकर 30 तक प्रिपेयर करने वाला कौन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद IUCN इंडिया एंड द सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। ये याद रखना है। अब देखो, एक कंसेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, यानी कि वो एरिया जहाँ पे एटमॉस्फेयर, ठीक है, लैंड लिथोस्फेयर, पानी हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलते हैं और जहाँ पे लाइफ होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर कहते हैं वहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर जहाँ मिलता है, जहाँ पे लाइफ है और तरह तरह के प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह मिलते हैं, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। फिर आ जाता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि एक बायोडाइवर्सिटी एरिया तब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाएगा अगर उस एरिया में कम से कम 1500 स्पीशीज, स्पीशीज मतलब यहाँ पे प्लांट, एनिमल सब हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वहाँ पे 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे एनिमल्स नहीं, सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं। 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं जो कहीं और अर्थ में नहीं पाए जाते। इसका मतलब वो क्या है, इंडेमिक हैं। इंडेमिक का मतलब होता है जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको इंडेमिक कहा जाता है, ठीक है। तो कहता क्या है कि पहला कंडीशन यह है कि वहाँ पे कम से कम 1500 स्पीशीज होना चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स का, और दूसरा उस एरिया ने लगभग अपना जो प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन है उसका लगभग 70% क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय क्या किया होगा, ह्यूमन ही किए होंगे ना, जंगल झाड़ काट के उन्होंने बना लिया होगा अपना खेती करने के लिए, या टाउनशिप्स वगैरह बनाया होगा। तो जो एरिया ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करता है उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, ये वो प्लांट हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये आपने साइंस के में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा। जाइलम को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, और फ्लोएम को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो जिस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है उसको कहा जाता है वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। अब देखो
दुनिया में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और इसमें 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। वर्ल्ड में 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 4 जो है ना वो हिंदुस्तान में हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या हो गया? ये अगर हिंदुस्तान है तो ये जो एरिया है ना केरला तक, ठीक है, वो कहलाता है वेस्टर्न घाट्स। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा जो ग्लोबल है वो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। और एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में ये जो है ना हॉटस्पॉट, ये बेसिकली कहाँ पे है? निकोबार आइलैंड्स में। तो 36 बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 भारत में, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा जो नॉर्थ ईस्ट में है, और सुंडालैंड जो निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड का इंडिया के पास जो एरिया है वो सिर्फ 2.4% है, लेकिन वर्ल्ड का लगभग 8% ग्लोबल फ्लोरा, ठीक है, और 7.5% ग्लोबल फाउना, ठीक है, वो भारत में पाया जाता है। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फाउना का मतलब होता है एनिमल्स, जिसमें से 28% प्लांट्स या फ्लोरा और 30% एनिमल्स या फाउना एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब ये भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं पाए नहीं जाते हैं। ये डेटा है, थोड़ा याद रखना, ये अलग अलग एग्जाम में ये काम आएगा। अब थोड़ा जान लें IUCN के बारे में। IUCN जो है इसको अक्टूबर 1948 में फ्रांस का एक शहर है फॉन्टेनब्लेउ, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। 1956 में इसका नाम चेंज किया गया, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। बाद में नेचुरल रिसोर्स वर्ड जो है वो ड्रॉप कर दिया गया और सिंपल नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पुराना इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों मेंबर है। ये यूनिक है इस तरह से कि जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैं और जो मिलकर काम करते हैं वर्ल्ड में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। IUCN एक लिस्ट तैयार करता है जिसको कहा जाता है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, यानी कि वो स्पीशीज, जीव जंतु जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हैं, उसका ये एक लिस्ट बनाता है जिसको कहता है रेड लिस्ट। जिस स्पीशीज को IUCN ने रेड लिस्ट में डाल दिया, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में मान लिया जाता है कि ये लगभग ख़त्म होने के लिए है, और जिस जिस देश में वो स्पीशीज पाए जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट स्पेशल स्टेप्स लेती है ताकि उनको किसी तरह बचाया जाए। जैसे अपने देश में है टाइगर, टाइगर वगैरह सब क्या है? थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, इसके हंटिंग पे कंप्लीट बैन है, आप हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको शामिल किया गया किसमें? IUCN के रेड लिस्ट। रेड लिस्ट का मतलब यही होता है कि वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम, शॉर्ट में UK कहते हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टारमर भारत आए थे। ये केर स्टारमर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ठीक है, इसको इस वीडियो में शॉर्ट करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो शॉर्ट में क्या क्या याद रखना है? ये पहली बार भारत आए थे सर केर स्टारमर, ठीक है, और ये भारत में कब थे? 9 और 10 अक्टूबर को। ये बेसिकली मुंबई में ही थे आपके, और मुंबई में ही इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, दोनों के बीच में बातचीत हुई, समिट लेवल मीटिंग हुई थी। इससे पहले 23 और 24 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और सर केर स्टारमर के बीच में इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसका मेन मकसद होता है दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड हो। ये भारत ने शामिल साइन किया था। ये देखो अभी लागू नहीं हुआ है,
क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इसको पास करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। स्टारमर साहब मुंबई में यश राज फिल्म स्टूडियो को भी विज़िट करने गए थे, जहाँ पे उनको पिछले यश राज स्टूडियो का 50 साल से ज़्यादा जो पुराना इतिहास है ना, उसके बारे में बताया गया। और इस वीडियो में, क्योंकि इसके लिए अलग से करेंगे, बहुत चीज़ हुआ है इसमें, $468 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत और यूके के बीच में, जिसमें यूके लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी को बेचेगा। यही मिसाइल सिस्टम वो यूक्रेन को बेच रहा है, जो लड़ रहा है आपका रशिया के साथ। वही मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी को बेचा जाएगा। और टोटल डील कितना है? $468 मिलियन का। ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, इसको थाल्स यूनाइटेड किंगडम की एक डिफेंस कंपनी है, वो इसका प्रोडक्शन करता है। इसको हम लोग एक अलग सा वीडियो बना के डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत चीज़ इसमें है बताने के लिए। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो कुछ MCQ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू सप्लाई lightweight multi-role missile system for the Indian Army? फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और नन ऑफ दिस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। सेकंड, आफ्टर हाउ मेनी ईयर ऑब्लिक ईयर्स, इस पर ध्यान देना, इज द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेल्ड? कितने सालों के बाद IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आयोजित की जाती है? एवरी ईयर, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। आप जानते हो इसका आंसर क्या होगा? एवरी 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु इनॉग्रेटेड द 23rd एडिशन ऑफ द भारत टेलीकॉम 2025? प्राइम मिनिस्टर मोदी, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर कामसानी, डी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नीरज मित्तल, ई नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या है? सी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर कामसानी। फिर फोर्थ, गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2025 एज द ईयर ऑफ, पहला ऑप्शन ईयर ऑफ रिफॉर्म, दूसरा ऑप्शन ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तीसरा है ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस, फोर्थ है आपका ईयर ऑफ आत्मनिर्भरता, और ई है नन ऑफ दिस। यानी ए हो गया ईयर ऑफ रिफॉर्म, बी हो गया ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सी हो गया ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस, डी हो गया ईयर ऑफ आत्मनिर्भरता, और ई हो गया नन ऑफ दिस। आप जानते हो ये बेसिकली क्या है? ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। लास्ट, Laszlo Krasznahorkai, who won the 2025 Nobel Prize for Literature, belongs to which country? United States of America, B है पोलैंड, C है फ्रांस, D है हंगरी, E है नन ऑफ दिस। Laszlo Krasznahorkai, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर का 2025 का, किस कंट्री के हैं? ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी पोलैंड, सी फ्रांस, डी हंगरी, ई नन ऑफ दिस। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? डी हंगरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सपोर्ट करो और वीडियो के कंटेंट को शेयर भी करो। ठीक है। इस क्वेश्चंस पे MCQ बन जाए। आज जितने सारे टॉपिक्स में उस पर MCQ बनेगा, उसको अपलोड कर लीजिएगा, काइंडली उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप अपना प्रैक्टिस कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।